अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि लॉयर भी हैं और साथ-साथ सियासत में ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं, ख़ुतूत लिखते रहते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद हुसैनी हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नौजवान जो हैं वो किस तरह हमारी मुल्क की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं या मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए नौजवान और जो स्पेशली अब हमारी नस्ल है और आने वाली जो नस्ल है, मैं ये समझता हूँ एक तो उनमें बहुत पोटेंशियल है और जो गलतियाँ हमारे कुछ बुज़ुर्गों से, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। जो गलतियाँ कह लें या जो कुछ कोई कसर रह गई थी, वो इंशाल्लाह ताला ये जो अब वाली नस्ल है इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है और हाउ वी सी देम, वो यही है कि इंशाल्लाह एक अहम किरदार होगा उसका पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, खुशहाली के अंदर, अगर नौजवान यहाँ पे रह जाएँ तो। क्योंकि नौजवान जाना चाहते हैं मुल्क बाहर से जाना बाहर। चाहते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या वजह है कि अपने मुल्क छोड़ के अपने मुल्क को छोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बाहर जाना चाहती है। इसकी मेन वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो कानून हो गया या जो हमारे रिवायत हैं, उसके अंदर काफ़ी वेस्ट इन्फ्लुएंस है। इवन के ओए लेवल्स मैंने खुद भी यही किया, ये जो ओ लेवल्स होता था, फिर डिग्री भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाली की और एक्सटर्नल यहाँ पे डिग्री की। तो वो जो ये सारा कंटेंट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, वो आ कहाँ से रहा है? वो बेसिकली वो सारा आप कह लेना कि हमारे पास अगर आपके पॉडकास्ट में अगर कोई अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो कोई कैसे देखेगा या उसके साथ लिंगर ऑन करेगा। उसी तरह जो हम कंटेंट ला रहे थे वो बाहर के मुल्कों से कंटेंट आ रहा था और वही हम पढ़ रहे थे। इवन कि हमारा कानून भी वो आज तक जो अंग्रेज़ छोड़ गए उसी कानून के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो ये फिर लोग उन नौजवान जब देखते हैं कि ये हम सारा कुछ इंस्पिरेशन ही वहाँ से ले रहे हैं, तो क्यों ना हम उधर ही चले जाएँ। इसमें एक वजह ये है कि हम अपना कल्चर जो है उसको भूलते जा रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्गों की रिवायतें हैं या जो हमारे दीन की रिवायात हैं, उनसे हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं। और अगर हम उसको गौर से देखें या पढ़ें तो हम जो सच्ची बात है कि जो हमारा दीन है, इट इज़ द बेस्ट रिलीजन और परफेक्ट रिलीजन है और दुनिया मानती है। ये नहीं कि सब में मुसलमान कहते हैं कि ये एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन कि गोरे के कानून के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो दीन मोहम्मदी से मिलती हैं। और वो जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के तो सबसे बड़े वोकलिस्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हमारे नौजवानों में जो लैक आ रहा है वो ये है कि इंटरेस्ट, फिर ब्रांड्स, ये गुची आ गया, एडिडास आ गया, ये सारी चीज़ें कौन लेकर आ रहा है? ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो चुके हैं हम। ब्रांड कॉन्शियस इसलिए क्योंकि हमारी अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं है, हमारे पास अपना ओरिजिन्स जो हैं, हम उनसे निकलते जा रहे हैं। और हमारी नौजवान नस्ल को लगता है कि अगर हम ब्रांड पहनेंगे तभी जो है हमारी पर्सनैलिटी जो है वो वाक़ई एनहांस होगी या वाक़ई लगेगा कि ये बंदा तो ब्रांड पहनता है। ब्रांड कॉन्शियस हम बहुत ज़्यादा हो चुके ये हैं। एक सोशल कॉम्प्लेक्स है। अब सोशल कॉम्प्लेक्स यही है कि हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं। वो हमारे बल्कि हम तो सुनते भी आए हैं, वालदा भी हमारी यही कहती रही हैं जब हम बड़े हुए हैं कि किसी होर दी गाल लाल होए ते अपनी चंड मार के नहीं दूजी लाल कर देनी। बिल्कुल, तो हम ऐसे ही लोग है। देखते हैं कि यार किसी का मुँह लाल है तो हम चपेड़े मार के लाल करने लग जाते हैं। तो अब जिन्होंने ये ब्रांड्स बनाए हैं, आप ज़ारा मैन का देखें ना, जो बंदा है वो जिसका ब्रांड है, वो किस तरह कपड़े पहनता है, बड़े सिंपल पहनता है। आप ये सिर्फ़ आपके जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मीडिया इंडस्ट्री के, जो हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, दे डू वियर ब्रांड्स और हम उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। हम कहते हैं इन्होंने पहने हुए हैं तो हमें भी पहनने चाहिए। वो तो मूवीज़ में पहनते हैं, अपने शोज़ में पहनते हैं। उनको कभी ये वो देखें, एक्ट कर रहे होते कभी हैं ना, हाँ, वो एक्टिंग एक्ट है। कर रहे होते हैं। कभी उनको रियल देखें लाइफ कि ज़रा हटके है। कभी उनको देखें वो घर पे क्या पहन रहे हैं या वो घर किस पे तरह क्या अपनी पहन रहे हैं, अपनी बिल्कुल ऐसे ही डेली है। रूटीन में क्या पहन रहे हैं। ये तो फिर एक इट इज़ अ स्कैम, इट इज़ अ बिग स्कैम, ब्रांड्स वगैरह, ये तो स्कैम ही है। हम अपने लोकल ब्रांडिंग जो ऊद अब आ रहे हैं, तो हम इन ऊद को, ये तो जो इतर है, अब दुनिया आहिस्ता-आहिस्ता पूरी फ्रेंच लोग भी तो आ रहे हैं ना ऊद और इतर की तरफ। तो अब हम कहते हैं कि जी अब इतर भी लगा लो, ऊद भी लगा लो, क्योंकि ये सोशल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया है। पहले कोई बच्चा अगर क्लास में इतर लगा के आता था, तो बाकी ही कहते थे यार तू वो नहीं लगाया, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम फोर्ड नहीं लगाया, तूने वो डनहिल डिज़ायर नहीं लगाया। तो वो उससे जो है ना एक सोशल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। हमें सोशल कॉम्प्लेक्स से अपने नौजवानों को भी, अब की जो नस्ल है, वो थोड़ी विजिलेंट है और जो जेन ज़ी आ रही है, जो 2000 के बाद की जनरेशन है, उनको इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ब्रांड में, दे बिलीव इन मेकिंग ब्रांड्स। तो मेरा ख़्याल है कि हम इस सोशल कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे इंशाल्लाह। श्योर। ज़रा सियासत की तरफ आ जाते हैं। चीफ जस्टिस को आपने बड़े खतूत लिखे हैं, उनकी ज़रा तफसीलात बताइएगा। देखिए मैंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को, जो हमारे फॉर्मर चीफ़ जस्टिस हैं, उनको मैंने ख़त लिखा। उसमें क्योंकि ये मसला था, उन दिनों ऑडियो लीक्स भी आ रही थी, जुडिशरी से एक एतमाद उठता जा रहा है
और पता नहीं अभी आप लोग चलाएँगे कि नहीं चलाएँगे, लेकिन कानून तो अब ऐसे हो गया है कि आप आम बंदे की ज़ुबान पे होता है कि यार वकील नहीं करते हैं, जज कर लेते हैं। तो जब ये एक चीज़ हमारी जुडिशरी से एतमाद उठता जाएगा, तो फिर ना इस मुल्क में सियासत होगी, ना इस मुल्क ये मुल्क बच सकेगा। क्योंकि अगर इस मुल्क में इंसाफ़ ही नहीं मिलेगा, अगर वकीलों को इंसाफ़ नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियंस को इंसाफ़ नहीं मिलेगा, एक आम बंदे को कहाँ से इंसाफ़ मिलेगा? तो ये इंसाफ़ अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ भी थी, वो बेसिकली जुडिशल रिफ़ॉर्म्स तो उनको लाने चाहिए थे। लेकिन वो अपनी पावर पॉलिटिक्स करके और फ़रार हो गए, और उसके बाद आपने देखा जो लोग हर दिन रात हम 2018 से टीवी पे देखते थे, एक भी अब उनमें से पाकिस्तान कहीं तहरीक ऐसा इंसाफ तो का नहीं नहीं कि रहा। इंसाफ के नाम पर बनने वाली तहरीक खुद इंसाफ से महरूम रह वो गई? इंसाफ, क्योंकि वो इंसाफ उनका इट वाज़ अ वेरी अपीलिंग स्लोगन, लेकिन उसे स्लोगन की हद तक ही हमने देखा कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं देख सके कि कोई उन्होंने कुछ जुडिशल रिफ़ॉर्म के ऊपर बात की हो या कुछ किया हो। तो ये ख़त लिखने का बेसिक वजह यही था कि कोई जुडिशल रिफ़ॉर्म्स आनी चाहिए, और ये 26वीं तरमीम से पहले मैंने लिखा था। और ऑडियो लीक्स के ऊपर मैंने बात की, फिर मैंने बात की कि हमारे मुल्क में आज अब मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, तो इसमें कसूर भी तो जुडिशरी का ही है ना, कि सिविल कोर्ट से तो हम आम लोगों का एतबार उठता जा रहा है, तो फिर मिलिट्री ये भी क्यों ना अपने पास ही रख ले। तो ये वजूहत थी जिसके ऊपर मैंने ख़त लिखा। खतूत के पीछे बड़ी रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके पास इतने सोर्सेज़ कैसे, फिर कैसे सारा मैनेज करते थे? नहीं, वो तो जो उसमें देख लें, कोई मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जिसके अंदर कोई इंटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत थी। हाँ, जो मलिक रियाज़ के ऊपर मैंने ख़त लिखा, उसमें इंटेंसिव रिसर्च भी मौजूद थी, और कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे एड किया, बताया। अब हर कोई तो टीवी के ऊपर आके बैठ नहीं सकता या ख़त लिख नहीं सकता। तो आई टूक अ रिस्क, मैंने कहा ठीक है मैं लिखूँगा, अगर तो मुल्क के लिए है और वाक़ई टैक्स इवेजन हुई है। आप बात तो कर लेते हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स जो है वो मलिक रियाज़ के अकाउंट में आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। लेकिन वो तो मनी लॉन्ड्रेड आपका पैसा था। क्या उस पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता? तो फिर मैंने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को तब लिखा, उन्होंने सुओ मोटो लिया। बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, आपको कैसे ख़्याल आया कि जस्टिस से इस बारे में जो है वो रुजू करना चाहिए? देखिए क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो होते हैं वो आपके जो ये हायरार्की है, इंसाफ़ की हायरार्की और जुडिशरी है। अब एक सिविल जज को अगर मैं लिखूँगा तो उसके पास तो इख्तियारात भी नहीं होंगे। तो चीफ़ जस्टिस के पास तब सुओ मोटो के इख्तियारात थे। मैंने ये ख़त लिखा, और उस टाइम कोई मलिक रियाज़ के बारे में बात नहीं करता था। अब तो सबने बड़े ओपनली करना शुरू हो गई। उस टाइम मैंने खुद कई दफ़ा इंटरव्यूज़ दिए उस पिटीशन के बाद, उस लेटर के बाद। तब भी लोग जो हैं वो इसको चला नहीं सकते थे सोशल उसके ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। तब ये सोशल मीडिया, आप जैसे लोगों ने, आप जैसे चैनल्स ने हमें सपोर्ट किया, उसमें आवाज़ बने, और एक प्रेशर ऐसा बिल्ड हो गया कि मलिक रियाज़ भी आज अकाउंटेबल है, और आज उसके बारे में कमर्शियल मीडिया भी बात कर रहा है। और डिजिटल मीडिया के अलावा जो आपका जितने एटीएल इंडस्ट्री है, वो ये बात कर रही है कि मलिक रियाज़ शुड हेल्ड अकाउंटेबल। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आपको दिमाग में कोई ख़्याल आता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो यू शुड पेन इट डाउन। आप लिखें, और हमारे दीन में भी यही है कि पढ़ो और लिखो। तो इसी के अंदर सारा कुछ है। सियासत में इतनी दिलचस्पी कैसे? सियासत में एक तो आई होल्ड अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली की वजह से भी, लेकिन मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक और थिएटर में था। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी, व्हाई आई वाज़ डूइंग ऑल दिस, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग खुश हों। क्योंकि जब व्हेन यू लिसन टू सम म्यूज़िक या टू सम सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लोग अपने गम भूल जाते हैं। तो सियासत में आने का मतलब बेसिकली मकसद ये था कि खिदमत खल्क कर सकूँ और बड़े स्केल पे कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लगे में कोशिश कर रहे हैं, अभी भी मंज़िल दूर है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी खिदमत कर पा रहा हूँ जितनी करनी चाहिए एक इंसान को। चलें, बेस्ट ऑफ लक। लॉयर हैं, जुडिशरी सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे आप? चला लेंगे आप लोग ये, अगर मैं जुडिशल सिस्टम के ऊपर बोलूँ तो। मैं तो यही कह रहा हूँ, आज भी जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं अभी मौजूदा हालात में, हालांकि आई एम अ पीएमएलएन सपोर्टर, और मैं आई लाइक द पार्टी, मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि आज जो जजेस जिनके नाम दिए जा रहे हैं, क्या उन 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 लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर? क्या वो लोग खुद इंसाफ करें, आज उनको उन जजेस को वज़ू करवाएँ ना, और मस्जिद में लेके जाएँ। अगर इसी तरह जैसे बाबा रहमता की तरह के जुडिशरी सिस्टम चलती रही और उस टाइम से ख़राब होना शुरू हुई, उन्होंने जजेस वो अपॉइंट किए जो उनके फ़ेवरेट थे। और आज आप देखें कि आज भी जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, वो इंसाफ के ऊपर, उनको तो इंसाफ का कुछ पता भी नहीं है। वो बल्कि हम जैसे मिडल क्लास के जो वकील हैं, वो इस और मैंने अपने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो मैंने ख़त लिखा, उसमें मैंने लिखा
कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग तो कभी जज बन ही नहीं सकते, जज का बच्चा ही जज बन सकता है। तो हम लोग के लिए जब उन्होंने लेटर का मुझे रिप्लाई किया तो ये उम्मीद थी, हम नौजवानों के अंदर भी उम्मीद नौजवान वकीलों में आई कि हाँ, वाक़ई जुडिशल सिस्टम बेहतर हो सकता है। लेकिन जुडिशरी के जो ठेकेदार हैं, जो जुडिशली के अंदर मौजूदा ग्रुप्स हैं, वो तो अपने मर्ज़ी के जजेस लगवाते हैं, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लेते हैं और दिन दिहाड़े चौक के ऊपर एक बच्चा मारा जाता है, दिन दिहाड़े ड्रग लॉर्ड्स जो हैं, वो जजेस को पैसे देते हैं और उनके टाउट जो हैं वो आगे पैसे उठाते हैं और ड्रग लॉर्ड्स को भी बेलें मिल जाती हैं। उस कातिल को भी बेल मिल जाती है जिसके जो मकतूल होता है उसकी फ़ैमिली सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूँजी बेच के इंसाफ की तलाश करती है, लेकिन वो जुडिशरी में बैठा हुआ ऐसा एक बंदा जिसके आगे जस्टिस लग जाता है और हम जैसा वकील जब बात करता है तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी जाती है। हम जैसे नौजवान का जो है वो रास्ता रोका जाता है जुडिशरी के अंदर। तो फिर यही होगा, इंसाफ की तवक्को तो मैं इस जुडिशल सिस्टम से तो नहीं कर सकता और सारे लोग इंशाल्लाह ताला महरूम मैं ख़त हैं। लिखना बंद नहीं करूँगा जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता। बड़ा मज़ा आता है आपको खत लिखने में। क्योंकि मुझे पता है ना कि इसी तरह ही बेहतर होगा। अगर कुछ हमें हो भी जाए और कम से कम वो रिकॉर्ड का हिस्सा तो होगा ना कि आपका करंट जुडिशल सिस्टम कहाँ लायक कर रहा है। और मैं तो बल्कि अब तो हमें मेरा ख़्याल है कि उन्हीं से ही कहना चाहिए, जो आपके मुल्क चला भी रहे हैं, ठीक है पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन इसमें एक एस्टेब्लिशमेंट का एक अच्छा खासा रोल है और अब हम नौजवान एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि उनका रोल है। मैं तो उन्हीं से कहूँगा कि काइंडली ये थोड़ा-सा इनको भी सेट करें। महकमा एंटी करप्शन ने आपकी पिटीशन पर इंक्वायरी शुरू की। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो तो 800 इल्लीगल भर्तियाँ हुई थी परवेज़ इलाही के दौर में, मोहम्मद खान भट्टी और परवेज़ इलाही ने की थी और वो मैंने हाई कोर्ट में पिटिशन की उसकी। आई वाज़ अ लॉयर और मेरे वालिद साहब उस टाइम क्योंकि उसमें पार्लियामेंट में थे, उनको हमने पिटिशनर बनाया और क्योंकि और कोई पार्लियामेंटेरियन पिटिशनर बनने को तैयार नहीं था, तो उसके अंदर हमने 800 इल्लीगल भर्ती के ऊपर आवाज़ उठाई क्योंकि सारे आपके आइन के अंदर है कि सारे खामोश हो जाते हैं, आपको ख़्याल कैसे आया? खामोश इसलिए होते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि शायद कोई पावर में बैठा हुआ बंदा पता नहीं क्या कर लेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो करबला से सीखा है और यही सीखा है, दर्स यही हमने लिया है कि जब जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पे आवाज़ उठाएं। और मैं इवन आई बिलोंग फ्रॉम पीएमएलएन, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की तरफ से मैंने लिखा ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये लिखा कि 9 मई के लोगों को, जिन लोगों ने गलती नहीं की, ठीक है उनको किसी ने एजेंडा दिया उनके पॉलिटिकल लीडर्स को और उन्होंने जो है वो तोड़-फोड़ की, लेकिन जो लोग वाक़ई माफ़ी माँगना चाहते हैं, तो क्योंकि अब हाफ़िज़ साहब हैं और सैयदज़ादे हैं, तो ये आपको इसमें एक माफ़ी का कॉन्सेप्ट है हमारे दीन में इस्तिग़फ़ार का, तो अगर कोई तौबा करना चाहता है तो उसको माफ़ी दे दी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लोगों को मर्सी मिली भी, लोगों को माफ़ी मिली भी। और ये वही बात है कि हमारा जो दर्स है वो करबला है। हमारा कल्चर ये बताता है, वो ये नहीं बताता कि आपने गुची पहन के या आपने जो है वो अच्छा ब्रांड पहन के बाहर फिरना है। ठीक है, अच्छी रहन-सहन और ये आपके दीन का हिस्सा है। लेकिन जहाँ पे अगर कहाँ कहीं पे फ़िरौन बैठा है, कहीं पे यज़ीद बैठा है, तो आपको मूसा या हुसैन वाला किरदार अदा करना पड़ेगा। यही हमारा दीन सिखाता है और इसी एजेंडे के साथ हूँ मैं। बाकी हम तो गुनहगार लोग हैं, शायद कई नमाज़ें भी छोड़ दें, कुरान की तिलावत ना कर सकें, रोज़े भी छोड़ दें, तो इंसान तो गलती करता है, जैसे मैंने आपको बताया इंसान तो गलती करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप मज़लूम या कोई इसी तरह आप अगर वक़्त के फ़िरौन के सामने खड़े हो जाएँ, तो फिर आपके साथ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी होती है और अगर आपको कुछ हो भी जाए तो आपका दीन आपको रुतबा क्या दे रहा है शहादत का। तो ठीक है, अगर कोई ऐसा मसला भी हो गया तो अल्लाह ताला फिर शहादत तो दे ही रहा है। बिल्कुल, ऐसे अगर नहीं तो फिर गाज़ी। ट्रांसपेरेंसी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये इंकशाफ किया था कि करप्शन के लिहाज से वकला दूसरे नंबर पे हैं। बिल्कुल है वुकला। वुकला है ना, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वुकला ही तो टाउट बनते हैं उन जजेस के, जिनके पास स्किल नहीं होगा, जो ये लेटर नहीं लिख सकते, जिनको कानून का नहीं पता कि कानून है क्या, आपका आईने पाकिस्तान है क्या, जिनको नहीं पता तो फिर वो क्या करेंगे? वो रोस्टर में खड़े होके सिर्फ यही कहेंगे लॉर्डशिप, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि बैकडोर उनके राब्ते वकला होंगे। को वकला गर्दी जैसे अलकबात से जो है वो नवाजा जाता है। वुकला गर्दी ये एजेंडा होता है। आप देखें बदमाशों के बच्चे वकील बन गए हैं, उसके बाद उनको पढ़ना तो आता नहीं है। वो डिग्रियाँ सिंध की डिग्रियाँ लेके और कहाँ-कहाँ की डिग्रीज़ लेके आ तो जाते हैं, लेकिन फिर जब उनसे प्रैक्टिस करने की बात आए तो वो कॉम्पिटेंट वकील के सामने उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। फिर उनके पास रास्ता क्या बच जाता है? जजेस के साथ राब्ते, बैकडोर डिप्लोमेसी, आप जो है रिटायरिंग रूम में घुस जाएँ, बदमाशी करें, जज के ऊपर प्रेशर डालें, प्रेशर से नहीं मान रहा तो उसके पैसा दें। और हाँ, जुडिशरी के अंदर अच्छे लोग हैं, अच्छे जस्टिस बैठे हुए हैं, जो इंसाफ देते हैं, जो बड़े बोल्ड हैं। लेकिन कई इस तरह के भी हैं जो नवाज़े गए हुए हैं और उनको बिठाया हुआ है
और उनको ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बिठाया, उनको आपके इन्हीं वकीलों ने बिठाया, इनके अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये तो चलता रहेगा। और वकील वाक़ई आपने सही कहा कि करते हैं, करप्शंस क्यों नहीं करते? जब उनको जिसको मौका मिले, किसने करप्शन नहीं की? कोई ऐसा इदारा बताएँ जिसने करप्शन ना की हो? अगर आप जर्नलिज़्म को देखें, तो क्या उसके अंदर कई चैनल्स के स्कैंडल्स नहीं बने? कई सोसाइटी ओनर्स ने चैनल्स नहीं लिए? कई जो है वो ब्लैक को व्हाइट नहीं करते चैनल्स वाले? अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, तो क्या सोशल मीडिया को एजेंडा नहीं मिल रहा था भारत की तरफ से, रॉ की तरफ से कि आप ये चीज़ें करें और अपने पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब करें? तो सारे हमारी कौम के अंदर सारे जितने भी पेशे हैं, कोई भी पाक नहीं है। इवन कि कोई जो दूध भी दे रहा है, वो भी पानी डाल रहा है और बिस्मिल्लाह पढ़ा है साथ, और वो कह रहा है जी मुझे पुलिस जो है वो बड़ी ईमानदार चाहिए। खुद दूध में मिलावट करेगा। और डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ उन कंपनीज़ की लिखेंगे, और उनको इंसाफ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चाहिए। तो हम बिल्कुल सबको ऐसे है ठीक होने की ज़रूरत कि भी है। सर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और दूध के जो पैकेट्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर लिखना पड़ता है खालिस दूध। क्यों? दूध तो होता ही खालिस है। देखें, खालिस नहीं होता, केमिकल भी बहुत डल रहा है, और बाज़ारों के अंदर आप जाएँ, अभी दही लेने जाएँ, नहीं, आपको अच्छी मैं मुझे बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि देखिए लिखने की नौबत आई है कि खालिस दूध, जबकि होता नहीं है। होता नहीं है तभी लिखने की नौबत आ रही है, क्योंकि होता नहीं है। अगर आप कई ठीक है, कई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, दूध हमारी वाले यूथ भी। का कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकती है? कोई किरदार नज़र आ रहा है कि हमारी जो यूथ नौजवान नस्ल है, वो फ्यूचर के लिए या कह लें कि हमारे मुल्क के लिए उनका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल होगा? देखें, अगर तो जो नौजवान यहाँ पे सोच लेना कि उसने पाकिस्तान में रहना है, आप आज के नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ, और कोई भी जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पे रह रहा है और वो कहता है मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है। अगर ऐसी यूथ हमें मिल जाए, और इंशाल्लाह ताला मुझे जो मैं लोगों को मिल रहा हूँ, नौजवानों को भी मिल रहा हूँ, नौजवान कहते हैं कि ठीक है, हम हमें जो अब देखें वसाइल तो नहीं है, लोग मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन मास्टर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नौकरी जो वो कहते हैं हमें 15,000 की भी मिल जाए। तो ये मामला तो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, और ये हालात किसने बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, इसके ऊपर हमें एक इंटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत है नौजवानों के लिए। लेकिन नौजवान आज के दौर में इंशाल्लाह ताला इन नौजवानों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जनरेशन जेन ज़ी हो गई, या आपके मिलेनियल्स हो गए, या जो अल्फ़ाज़ आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये उनकी रिसर्च ऐसी हो चुकी है कि इंशाल्लाह ताला दे विल डू गुड इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अगर ये रह गए ना, तो ये आगे लेके जाएँगे, और आप देखेंगे जो मसले नहीं हल हो सके, वो ये नौजवान करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो बड़ा खरा-खरा बोलने वाले और हक सच से जो है हक सच की बात करने वाली, बिल्कुल साफ सी शफ़ाफ सी गुफ्तगू करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं और खरी बात का खरा जवाब देते हैं। पीर मोहम्मद हसनी हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया।